तो कैसे हैं आप लोग। तो आज फिर से हम लोग पॉलिटी का जो हमारा टॉपिक चल रहा था, राष्ट्रपति की शक्तियाँ, जो कि राज्यपाल से तुलनात्मक रूप से हम लोग पढ़ रहे थे, उनके आगे के टॉपिक की प्रारंभ करते हैं। यानी कि आप आगे का टॉपिक प्रारंभ करते हैं, जो कि है बिल, यानी कि विधेयक। विधेयक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि विधेयक कितना प्रकार का होता है, कौन से विधेयक को पारित करने के लिए कितना बहुमत की आवश्यकता होती है, विधेयक कैसे कोई व्यक्ति रखवाता है। तो आइए देखते हैं, इन सब के बारे में जानकारी लेते हैं। पहला है बिल, यानी कि विधेयक। तो पहले हम चर्चा करेंगे केंद्र सरकार के बारे में। तो देखिए, संसद का आर्टिकल 79 कहता है, जो आर्टिकल 79 है वह कहता है कि राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा तीनों संसद के भाग होते हैं और इनका कार्य होता है कानून का निर्माण करना। यानी कि ये अंग होते हैं किसके, विधायिका के अंग होते हैं। यानी कि इनका कार्य क्या होता है, विधेयक बनाना, यानी कि कानून बनाना, इनका मुख्य कार्य होता है। ठीक है, ये हम लोगों ने देखा था। तो अब आगे और देखते हैं कि और क्या क्या कहते हैं आर्टिकल्स। अगला है कानून कब बनेगा, यानी कि कानून कोई व्यक्ति, यानी कि कानून किस प्रकार से बनाया जाता है। तो इसमें है कि भाई जब बिल संसद के तीनों सदनों से पास हो जाएगा। संसद के वैसे तो मुख्यतः 2 सदन होते हैं, परंतु कानून निर्माण के लिए तीनों सदनों, यानी कि राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, तीनों सदनों से पारित होना आवश्यक है। अगर लोकसभा से और राज्यसभा से पारित हो गया और राष्ट्रपति द्वारा अगर उसे रोक लिया गया, या तो अपनी जेवी वीटो के द्वारा, या उन्हें वापस लौटा दिया गया, तो जो दोनों सदन है वह उसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं। यानी कि वह विधेयक पारित नहीं होगा और कानून का रूप नहीं लेगा। तो इस प्रकार से जब जो बिल है वह तीनों सदनों से पारित होना आवश्यक है कानून बनने के लिए। तो ये बात यहाँ पर की गई है। अब है कि विधेयक कितने प्रकार के होते हैं मुख्यतः। तो मुख्यतः जो 2 विधेयक होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है सरकारी विधेयक और दूसरा होता है निजी विधेयक। सरकारी विधेयक जो होता है वह होता है कि जब कोई मंत्रालय या कोई मंत्री विधेयक को रखवाता है, यानी कि जैसे कि जो वित्त विधेयक होता है, जो बजट होता है, वित्त विधेयक या अन्य जो भी वित्त विधेयक होता है, वह वित्त मंत्री द्वारा रखवाया जाता है संसद में रखवाया जाता है वित्त मंत्री द्वारा। तो ये जो विधेयक का प्रकार है ये सरकारी विधेयक के रूप में होता है। तथा जो दूसरा विधेयक है वो है निजी विधेयक। निजी विधेयक में आता है जब कोई सांसद कोई विधेयक को रखवाता है, यानी कि कोई भी किसी भी जो सांसद है वह कोई विधेयक रखवाता है। सांसद जो मंत्री होते हैं वह भी एक प्रकार से सांसद ही कह सकते हैं, परंतु ऐसा सांसद जिसके पास किसी भी प्रकार का कोई मंत्रालय नहीं है, वह सिर्फ सांसद है, वह भी कोई भी विधेयक रखवा सकता है, परंतु उस विधेयक को निजी विधेयक कहा जाएगा। अब देखते हैं जो विधेयक होता है, यानी कि बिल होता है, वह प्रकृति के आधार पर कितने प्रकार का होता है। तो प्रकृति के आधार पर जो विधेयक होता है वह 4 प्रकार का होता है। अब 4 प्रकार के कौन कौन से देखिए। पहला है साधारण विधेयक। साधारण विधेयक में वे विधेयक आते हैं जो धन विधेयक एवं वित्त विधेयक को छोड़कर जितने भी विधेयक होते हैं वो सामान्य विधेयक होते हैं। यानी कि धन विधेयक और वित्त विधेयक को जो छोड़कर विधेयक बच जाते हैं वह सभी सामान्य विधेयक में आते हैं। जैसे कि जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो विधेयक था वह सामान्य विधेयक था। इसके अलावा जो 3 तलाक का विधेयक था वह संविधान संशोधन का विधेयक था। जो वित्तीय मामलों के कारण होते हैं, यानी कि जो किसी भी मंत्रालय को वित्त देना है, वह वित्त विधेयक में आता है। जैसे कि कहीं बिहार में बहुत अधिक बाढ़ आ गई है जिसके कारण बहुत अधिक लोगों की मृत्यु हो गई है, तो उन लोगों के उपचार के लिए जो विधेयक पारित किया जाएगा या उन लोगों के राहत कार्य के लिए विधेयक पारित किया जाएगा वो वित्त विधेयक होगा। इसके अलावा जो कोरोना के समय ये सरकार द्वारा जो भी मदद की जा रही है वह भी वित्त विधेयक है। धन विधेयक जो होता है इसमें कोष, कर, मासिक व्यय और ऋण होता है। यानी कि कोष यानी कि संचित निधि व अन्य निधि। देखिए, किसी भी राज्य, यानी कि यहाँ पर राज्य का मतलब राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश से नहीं है, राज्य का मतलब राष्ट्र से, यानी कि देश से। देखिए, किसी भी राज्य की कई सारी निधियाँ होती हैं जिन्हें राज्य सुरक्षित रखता है, जिनमें से एक होती है संचित निधि। अब देखिए, संचित निधि जो होती है उससे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, वरिष्ठ न्यायाधीश, प्रधानमंत्री और यूपीएससी के जो अध्यक्ष होते हैं और सदस्य होते हैं उनकी पेमेंट की जाती है, यानी कि उनकी जो तनख्वाह है वो उन्हें दी जाती है। अब देखिए, संचित निधि से किसी भी प्रकार का धन निकालना हो या उसमें धन जमा कराना हो,
यह जो विधेयक होगा वो धन विधेयक में आता है, या अन्य किसी भी निधि में धन जमा कराना हो या धन निकालना हो, वह धन विधेयक में आता है। अब कर यानी कि ऋणों में परिवर्तन करना हो, यानी कि किसी भी प्रकार के ऋण में अगर परिवर्तन करना हो तो वह ऋण परिवर्तन करना धन विधेयक में आता है। अगला है मासिक व्यय, यानी कि जिन पदों को भारत की संचित निधि से वेतन दिया जाता है, यानी कि देखिए संचित निधि से जिनको वेतन दिया जाता है उनके जो वेतन है उनमें परिवर्तन करना। जैसे कि राष्ट्रपति को वेतन दिया जाता है जो कि अभी 5.5 लाख है, उसमें कोई प्रकार का परिवर्तन करना, या जो प्रधानमंत्री है और जो उपराष्ट्रपति है उनके वेतन में परिवर्तन करना मासिक व्यय होता है। अब ऋण है, माना कि देश ने किसी संस्था से, विदेशी संस्था से ऋण लिया है, विश्व बैंक आदि से ऋण लिया है, तो उसको चुकाने के लिए जो भी धनराशि देनी है वह भी धन विधेयक में आती है। अब देखिए हम लोगों ने ये 4 प्रकार के विधेयकों के बारे में पढ़ा, क्योंकि यह सामान्य विधेयक जो कि आर्टिकल 107 है, धन विधेयक जो कि आर्टिकल 110 है, वित्त विधेयक आर्टिकल 117 है, और संविधान संशोधन का मतलब होता है कि संविधान के अंदर जो लिखा हुआ है उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन करना। जैसे कि जो धारा 370 थी वह संविधान में संशोधन का कारण थी, यानी कि उसमें संविधान में संशोधन किया गया था, तो उसके लिए वह संविधान संशोधन विधेयक था जो कि आर्टिकल 368 के अंतर्गत आता है। देखते हैं कि और किस प्रकार से बिल को आप समझ सकते हैं। देखिए अन्य साधारण वित्त विधेयक क्या होता है और साधारण विधेयक क्या होता है, उसका एक क्लासिफिकेशन, उसका एक अलग तरीके से उसको दिखाया गया है। तो आइए देखते हैं। देखिए इसमें है कि भाई ये वेन आरेख बना रखा है, वेन डायग्राम बनाया हुआ है कि भाई साधारण विधेयक से संबंधित वित्त विधेयक। देखिए इसमें दिखाया हुआ है कि भाई साधारण विधेयक से संबंधित वित्त विधेयक अलग होते हैं। धन विधेयक 20 साधारण विधेयक से संबंधित वित्त विधेयकों को ही धन विधेयक से अलग रखा जाता है और धन विधेयक अलग होते हैं। यानी कि साधारण विधेयक से संबंधित वित्त विधेयक, यानी कि साधारण विधेयक भी हो और साथ में वित्त विधेयक भी हो, तो वह एक प्रकार का धन विधेयक ही, तो वह वित्त विधेयक होता है। परंतु धन विधेयक और वित्त विधेयक दोनों अलग अलग होते हैं, क्लासिफिकेशन दोनों में होता है। देखिए वित्त विधेयक का एक क्लासिफिकेशन है दिखाया कि भाई वित्त विधेयक का तात्पर्य ऋण, कर और कोष से, जो कि धन विधेयक में आता है। यानी कि वित्त विधेयक और धन विधेयक एक प्रकार से सेम ही है, परंतु कुछ मायनों में वो दोनों अलग अलग हो जाते हैं। जबकि जो साधारण विधेयक है से संबंधित जो वित्त विधेयक होते हैं वो अन्य वित्तीय मामलों में आते हैं। यानी कि साधारण विधेयक से संबंधित वित्त विधेयक और वित्त विधेयक और धन विधेयक, यानी कि जो धन विधेयक होता है उसमें ऋण, कर और कोष से संबंधित बातें आती है। जैसे कि साधारण विधेयक संबंधित वित्त विधेयक का तात्पर्य है कि माना कि भाई राजस्थान को कोरोना के समय में 40,000 ऑक्सीजन के सिलेंडर देने हैं, या 40 लाख वैक्सीन देनी है, या 50,000 रेमडेसिविर्स देनी है। तो इन सब की जो बात, ये एक प्रकार से वित्त विधेयक का ही मामला आता है, यानी कि वित्त से संबंधित ही मामला, क्योंकि इनको खरीदने में धन का ही उपयोग होगा, वित्त का ही उपयोग होगा, तो एक प्रकार से वित्त विधेयक है। परंतु एक प्रकार से साधारण विधेयक भी है, क्योंकि केंद्र द्वारा राज्य को अनुदान दिया जा रहा है, यानी कि राज्य को कुछ धन दिया जा रहा है। राज्य स्वयं की कर्ज पर ये नहीं खरीद रहा है, यानी स्वयं के खर्च पर यह नहीं खरीद रहा है, राज्य को केंद्र द्वारा ये चीज़ें उपलब्ध कराई जा रही है। तो यह राज्य के द्वारा एक प्रकार से, यानी कि केंद्र के लिए तो यह धन से संबंधित मामला हुआ, परंतु राज्य को एक प्रकार से यह धन का अनुदान ही दिया जा रहा है, परंतु वस्तुओं के रूप में दिया जा रहा है। तो ये साधारण विधेयक से संबंधित वित्त विधेयक में आ जाता है। जबकि जो अगर सीधे सीधे राजस्थान में कोरोना की हालत बिगड़ने पर केंद्र द्वारा अगर 200 करोड़ का या 500 करोड़ का अनुदान दिया जाता तो वह वित्त विधेयक में आता, क्योंकि किसी को कोई कोष से धन निकाला जाता था। ठीक है, धन विधेयक। अब देखिए इसमें है कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, या लोकसभा का स्पीकर तय करेगा। अब देखिए हम यह तय नहीं कर सकते हैं कि कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, परंतु धन विधेयकों की जो प्रकृति होती है वह एक प्रकार से समान ही होती है, परंतु इसका जो निर्णय है वह लोकसभा का स्पीकर द्वारा किया जाता है। देखिए ये तो सबको याद होता है। अब दूसरा है इसकी सिफारिश राष्ट्रपति करेगा तथा लोकसभा में प्रथम प्रस्तुत होगा, पर फिर इसे राज्यसभा में रखेंगे। यानी कि यह जो वित्त विधेयक होता है, धन विधेयक जो होता है, इसकी सिफारिश राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, कि राष्ट्रपति इसकी सिफारिश करेगा कि भाई यह धन विधेयक है और इसे लोकसभा में रखवाया जाए, क्योंकि धन विधेयक की संबंध जो शक्तियाँ होती है वह लोकसभा के पास होती है, राज्यसभा के पास उतनी शक्तियाँ नहीं होती है।
अगला है कि यदि राज्यसभा इसे 14 दिन तक रोक सकता है, 14 दिन बाद यह विधेयक पारित हो जाएगा। यानी कि इस धन विधेयक से संबंधित कोई भी शक्ति राज्यसभा के पास नहीं है। राज्यसभा चाहे तो इस विधेयक को अधिकतम 14 दिन तक रोक सकती है, परंतु 14 दिन बाद यह स्वयं पारित हो जाएगा। अगर राज्यसभा इन 14 दिनों में इस विधेयक में कोई परिवर्तन कर लोकसभा में भेजती है वापस, तो लोकसभा चाहे तो उस परिवर्तन को स्वीकार करे या ना करे, यह लोकसभा के ऊपर निर्भर होता है। तो यानी कि अगर सीधे तौर पर देखा जाए तो इसकी संपूर्ण शक्ति जो है वह लोकसभा के हाथ में, क्योंकि लोकसभा लोगों का सभा होता है, यानी कि सामान्य जनता से संबंधित होता है, परंतु राज्यसभा को लोगों ने अप्रत्यक्ष रूप से चुना है। तो जो धन से संबंधित बातें हैं वह लोगों से सीधे जुड़ने वाले लोगों के पास समक्ष अधिक स्पष्ट होती है। आगे देखते हैं। आगे है आर्टिकल 107 यानी कि साधारण विधेयक। और देखिए साधारण विधेयक की क्या क्या होता है, विशेषताएं वो देखते हैं। अगला किसी भी सदन में पहले रख सकते हैं, यानी कि साधारण विधेयक को आप किसी भी सदन में रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस दोनों सदनों से पारित होना चाहिए। फिर से राष्ट्रपति की अनुशंसा बने, नहीं राष्ट्रपति की कोई मंजूरी नहीं चाहिए, भाई राष्ट्रपति जी हम इस विधेयक को रख रहे हैं, कोई जरूरी नहीं है, आप बिना मंजूरी लिए राष्ट्रपति जी से आप इस विधेयक को रख सकते हैं। दूसरा है कि जब कोई भी सदन इस विधेयक को 6 महीने के लिए रोक देता है तो यह मान लिया जाता है कि यह विधेयक पर विवाद हो गया है। यानी कि माना कि भाई लोकसभा से यह विधेयक पारित हो गया और राज्यसभा द्वारा इस विधेयक को 6 महीने के लिए रोक दिया गया, तो यह मान लिया जाता है कि इस विधेयक पर विवाद कर दिया है राज्यसभा ने और इस विवाद का तुरंत से तुरंत निपटारा होना चाहिए। तो इसके लिए तब राष्ट्रपति द्वारा केंद्र सरकार की सलाह पर एक संयुक्त सत्र बुलाया जाएगा तथा इसकी अध्यक्षता जो है वो लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। एक संयुक्त सत्र बुलाया जाएगा जिसमें इस विधेयक से संबंधित जो भी चीज़ें हैं उन्हें स्पष्ट किया जाएगा कि भाई इस विधेयक में ये बात है तो आप इसे पारित क्यों नहीं कर रहे हैं। उससे संबंधित सारी घटनाओं का इसमें सॉल्यूशन किया जाएगा, इसमें समाधान किया जाएगा इस संयुक्त सत्र में। अब इसके अपवाद देख लीजिए। अपवाद है संविधान संशोधन व राज्य विधेयक के मामलों पर संयुक्त सत्र नहीं ला सकते। यानी कि संविधान संशोधन का कोई मामला हो वह राज्य विधेयक का मामला हो, यानी कि जैसे कि धारा 370 थी, तो धारा 370 को लागू करने के लिए किसी भी प्रकार के संयुक्त सत्र की आवश्यकता नहीं पड़ी थी। यानी धारा 370 का जो मामला था वह कश्मीर का मामला था और वह जवाहरलाल नेहरू के समय से पेंडिंग पड़ा था, यानी कि 6 महीने से अधिक समय से वह पेंडिंग पड़ा था, परंतु लोकसभा ने उसको स्वयं ही उसको पारित कर दिया क्योंकि इसके लिए किसी भी प्रकार का संयुक्त सत्र की आवश्यकता नहीं थी। यानी कि वह पहले पारित राज्यसभा द्वारा हो चुका था, परंतु लोकसभा द्वारा इसे पारित नहीं किया जा रहा था, परंतु वर्तमान लोकसभा ने इसे तुरंत अपनी ही मंजूरी से पारित कर दिया। इसके लिए कोई संयुक्त सत्र की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि वह एक संविधान संशोधन का विषय था। इसके लिए उसे कोई भी संयुक्त सत्र की आवश्यकता नहीं पड़ी। ठीक है, जैसे कि इसमें है कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, बैंकिंग आयोग अधिनियम 1978, आतंकवाद विरोधी अधिनियम 2002, ये इस प्रकार के अधिनियम है जिनमें किसी भी प्रकार का जो संयुक्त सत्र नहीं बुलाया गया। ये अपवाद हैं। इनमें 3 कानून बने हैं इस अपवाद से कि जिसमें संयुक्त सत्र नहीं बुलाए गए, जिनमें है दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, दूसरा है बैंकिंग आयोग अधिनियम 1978 और अगला है आतंकवादी विरोधी अधिनियम 2002। तो आगे देखते हैं आगे क्या है। देखिए अगला है कि साधारण विधेयक से संबंधित वित्त विधेयक क्या होते हैं। तो आइए देखिए इसमें साधारण विधेयक से संबंधित वित्त विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश पर रखा जाएगा। यानी कि साधारण विधेयक से संबंधित जो वित्त विधेयक होंगे वह राष्ट्रपति की सिफारिश पर रखे जाएंगे और किसी भी सदन में पहले रखे जा सकते हैं क्योंकि ये साधारण विधेयक से संबंधित वित्त विधेयक है। ये धन विधेयक नहीं है जो कि इससे पहले लोकसभा में रखे जाएंगे, या किसी भी सदन में पहले रखे जा सकते हैं। तो अगर कोई सदन इसे 6 महीने के लिए रोक दे कि भाई हम इसे पारित नहीं करते हैं, और अगर इसे पारित ना हो, एक सदन से पारित होकर इसे 6 माह हो जाए, तो ऐसा मान लिया जाता है कि इस पर विवाद हो चुका है और संयुक्त सत्र की घोषणा कर दी जाती है जिसकी अध्यक्षता वही लोकसभा का स्पीकर करता है। देखिए इसे साधारण विधेयक से संबंधित वित्त विधेयक क्यों कहा जाता है। इसके एक खास बात यह है कि इसके जो रखने का तरीका है, यानी कि इसे सदन में प्रस्तुत करने का जो तरीका है वह वित्त विधेयक है। यानी कि वित्त विधेयक के अनुसार इसे रखा जाएगा, जैसे कि राष्ट्रपति जी इसकी सिफारिश करेंगे
और जो है कि भाई 6 महीने के अगर भीतर इसका निपटारा नहीं हुआ तो इस पर विवाद होगा, संयुक्त सत्र होगा। परंतु इसे साधारण विधेयक से पारित किया जा सकता है, यानी कि साधारण विधेयक जिस प्रकार से किसी भी सदन में रखा जा सकता है उस प्रकार से पारित होगा। साधारण विधेयक के लिए जो बहुमत चाहिए उसी प्रकार से यह पारित होगा। ये बात की गई है, देखिए आर्टिकल 117 में यह बात की गई है। अब देखते हैं हमारा अगला पॉइंट है जो कि है संविधान संशोधन विधेयक क्या होते हैं और उन्हें किस प्रकार से पारित किया जाता है। संविधान संशोधन विधेयक आर्टिकल 368, इसमें है कि संसद द्वारा विशेष बहुमत से पास किया जाता है। देखिए विशेष बहुमत क्या होती है? विशेष बहुमत का तात्पर्य होता है, यानी कि ये भी मतलब 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है विशेष बहुमत द्वारा पारित और एक होता है अति विशेष बहुमत द्वारा पारित। अब देखिए विशेष बहुमत का मतलब होता है 2/3 बहुमत, यानी कि संसद के दोनों सदनों का अलग अलग 2/3 बहुमत। जबकि जो अति विशेष बहुमत होता है उसका मतलब होता है कि संसद के दोनों सदनों का 2/3 बहुमत तो चाहिए ही चाहिए। उसके अतिरिक्त देश में जितने राज्य हैं उनकी जितनी विधानसभाएं हैं उन विधानसभाओं में से आधी विधानसभाओं से वह पारित होना, 2 विधानसभाओं के 2/3 बहुमत से पारित होना आवश्यक है। यानी कि अति विशेष बहुमत जो है वह सर्वाधिक कठिन बहुमत है, क्योंकि राज्यों से पारित करना वह भी 2/3 बहुमत से बहुत ही कठिन बात होती है। तो यह देखते हैं हम लोग विशेष बहुमत से पारित होना, यानी कि उपस्थित सदस्य करने वाले मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। अति विशेष बहुमत विशेष बहुमत से पास वह आधे से अधिक राज्य सरकारों के 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए, यानी कि राज्य सरकारों के भी 2/3 बहुमत से वह पास होना चाहिए और उसके अलावा वह विशेष बहुमत से भी पास होना चाहिए, यानी कि संसद की 2/3 बहुमत और उसके अलावा राज्यों के 2/3 बहुमत भी उसको चाहिए। ये तो गया संविधान संशोधन विधेयक किस प्रकार से पारित होता है। अब देखिए ये बात हो गई केंद्र की। अब हम अगली वीडियो में बात करेंगे राज्य सरकार की। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।